प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन क्या है, मतलब कि कार्बन की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, कार्बन के बारे में आपको क्या क्या चीज़ है जो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मदद करी। देखिए इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हाई बॉन्ड एनर्जी, हाई सीसी बॉन्ड एनर्जी। ये बड़ी खास बात मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह से ही जो है नॉमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन करने की जो है वो आइडिया आया, क्योंकि क्लासिफिकेशन या नॉमेनक्लेचर उसी का किया जाता है जो संख्या में बहुत ज़्यादा हो। अगर कोई संख्या में कम है तो उसका कभी भी ना तो क्लासिफिकेशन की कोई ज़रूरत पड़ती है उसको, और ना ही उसको नंबरिंग की या उसको नॉमेनक्लेचर की कोई ज़रूरत पड़ती है। आप किसी को नंबर या किसी को नॉमेनक्लेचर या किसी का नाम तभी लिखते हो, नियम तभी देते हो जब संख्या में बहुत ज़्यादा हो कुछ। तो हुआ क्या, कार्बन की एक प्रॉपर्टी थी हाई सीसी बॉन्ड एनर्जी। जो कार्बन की बॉन्ड एनर्जी है वो लगभग 300 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है, मतलब बहुत हाई बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, हाई सीसी बॉन्ड एनर्जी की वजह से इसके अंदर एक प्रॉपर्टी जनरेट हुई, कार्बन कार्बन का आपस में जुड़ना, जिसको उन्होंने वर्ड दिया कैटिनेशन। क्या वर्ड दिया, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है बच्चों की कार्बन कार्बन का आपस में जुड़ना और जुड़ते चला जाना, जुड़ते चले जाना, जुड़ते चले जाना, जुड़ते चले जाना, और इतना बड़ा कंपाउंड बना लेना जिसके बारे में हम सोचे भी नहीं है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कार्बन का कार्बन से जुड़ना और कार्बन का हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन से भी जुड़ सकता है, ठीक है, कार्बन कार्बन का जुड़ना, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ना, कार्बन का किसी और एटम से जुड़ना, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंटली हाई नंबर ऑफ क्या हुए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट हुए, हाई नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो गए भाई। क्योंकि अगर बहुत सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड बन सकते हैं या कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब बहुत सारे जो है वो लेंथ के कार्बन कंपाउंड्स बन सकते हैं, मतलब अलग अलग कार्बन जुड़ सकते हैं, 2 कार्बन जुड़ सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 ब्रांचिंग भी हो सकती है कहीं से। मतलब मेरा कहने मतलब हाई नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, हाई नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आप खुद बताइए, जबकि हाई नंबर में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम उन सबको एक साथ तो याद नहीं कर सकते, ना तो ये जान सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो जब बहुत ज़्यादा नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है जब तक हम उनको क्लासीफाई नहीं करेंगे, जब तक हम उनको कैटेगराइज नहीं करेंगे, तब तक हम उनको याद नहीं रख सकते, या फिर उनको हमको नाम देना पड़ेगा। और नाम देने के लिए भी क्या है, हम हर कंपाउंड का नाम अगर अलग अलग दे दे, गोलू मोलू सोलू प्रमोद विनोद ऐसे नाम दे दे तो क्या याद रख पाएंगे। अगर 2 लाख लोगों के ऐसे सिंपल नाम हम दे दें तो क्या उनको याद रख सकते हैं, नहीं। तो मुझे नियम बनाने पड़ेंगे। तो एक संस्था थी, आप जानते होंगे, वो आपने सुना भी होगा, आयुपैक, आईयूपीएसी एक संस्था है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, उसने ये नियम बनाए और बताया कि भैया इन नियमों के हिसाब से आप चलोगे तब आप कंपाउंड को क्लासीफाई कर सकते हो और उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो और उनका नाम लिख सकते हो। तो आप ये सबसे बेसिक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कंपाउंड कार्बन के अंदर हाई सीसी बॉन्ड एनर्जी या कार्बन के साथ हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी, कार्बन के साथ ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी, कार्बन के साथ सल्फर की बॉन्ड एनर्जी, कार्बन के साथ क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी, माने कि जो कार्बन के साथ एटम जुड़े हुए हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से कार्बन के अंदर एक कैटेनेशन है, कार्बन कार्बन भी जुड़ सकता है, कार्बन के साथ दूसरे एटम से भी जुड़ सकते हैं, उसकी वजह से बहुत हाई नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। और जब हाई नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो जाएं तो उनको याद रखने के लिए, उनको मेमोराइज रखने के लिए उनको क्लासीफाई करना ज़रूरी है, उनको डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है कि कौन किस कैटेगरी में आता है, और साथ साथ उसका नाम कैसे लिखा जाए उसके लिए नियम भी पता होने चाहिए। और नियम हमेशा किसी न किसी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो नियम बनाए गए वो बनाए गए आयुपैक के द्वारा, आईयूपीएसी के द्वारा। ठीक बच्चों, तो ये हो गया आपका। तो इतिहास पता होना चाहिए आपको, क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा जाता है उसका पता होना चाहिए कारण। इसके अलावा जो है आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर की क्यों ज़रूरत पड़ गई। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई क्या ज़रूरत है क्लासिफिकेशन करने की, नॉमेनक्लेचर करने की, तो इतने ज़्यादा कंपाउंड्स पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि जब तक आप उनके लिए नियम नहीं दोगे, उनके लिए क्लासिफिकेशन नहीं दोगे, तब तक उनको पढ़ पाना या उनके बारे में स्टडी कर पाना, उनको एक साथ रख पाना मुश्किल हो जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उनको आप याद नहीं कर पाएंगे। या क्या आप उनके बारे में स्टडी भी नहीं कर पाएंगे। कहीं जो है वो अगर मान लीजिए किसी को कोई कॉमन नेम दे दे, तो मान लीजिए मेरा कॉमन नेम कुछ है, प्रतीक है, मान लीजिए मेरा कॉमन नेम, तो कोई ज़रूरी है कि मेरे जैसा कोई इंसान हो तो हर जगह 50 प्रतीक हो सकते हैं, लाखों प्रतीक हो सकते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, सब अलग अलग है।
तो इसलिए हमको सिंपल नेम भी नहीं देना होगा, हमको कुछ नियम देने होंगे, उन नियम के हिसाब से हर कंपाउंड को लिखने का तरीका जनरेट करना होगा, और तभी हम जो है उनको डिटरमाइन कर सकते हैं, या तभी उनको हम फिक्स कर सकते हैं और उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये है इसका इंपॉर्टेंस। तो ये मैंने आपको बता दिया बेटा, इसको कुछ लिखने उखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप थोड़ा इतिहास की तरह सुन लीजिए इसको, और फिर उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन से मैं स्टार्ट करूँगा, तो आपको वो चीज़ लिखनी है। बाकी सब कुछ आपको इतिहास की तरह पता होना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि आपसे अगर किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और आप नहीं बता पाए उसको, तो वहाँ पर बड़ी बेइज्जती होगी आपकी कि भाई आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी ये बोले कि ये तो याद करके आया है, इसको तो कुछ उसकी जानकारी है ही नहीं, तो इसने तो रट्टा मारा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कोई ना कहे आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। क्लासिफिकेशन क्या है? इतिहास बस इतना ही था, क्योंकि जिन लोगों ने अपना जीवन अपने इसके लिए दिया है, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी दी है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ बेटा। एक साइंटिस्ट थे फ्रैकलैंड। तो फ्रैकलैंड ने क्या किया, वो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स होते हैं, है ना, जिंक और कार्बन के कंपाउंड्स, कार्बन और जिंक मिला लेते तो ऑर्गेनो जिंक बोलते हैं उसको। तो उसकी स्टडी कर रहे थे, और उन्होंने क्या किया कि उनके पास मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था उस समय। तो सांस लेने के लिए जैसे क्या होता है कि जैसे कि जब उस ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के साथ वो काम कर रहे थे फ्रैकलैंड, तो उसमें क्या था कि मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, ऑर्गेनो जिंक निकलती थी, ऑक्सीजन की कमी होती थी, तो सांस नहीं ले पाते थे वो। तो उन्होंने क्या किया था, अपने लिए एक मास्क बनाया था, ऐसे मास्क बनाया था, वो एक पाइप थी उसकी, ऐसे करके उसको वो बाहर खिड़की के बाहर छोड़ देते थे, और थोड़ी थोड़ी देर में 10-10 मिनट पे वो सांस खींचते थे, और उसके बाद जो है फिर जो है सांस को रोक लेते थे। जितनी ऑक्सीजन उन्होंने खींच ली उससे जो होता है वो करीब जितनी भी देर तक वो मतलब उस ऑक्सीजन से काम कर सकते थे, करते थे। उन्होंने ऐसे काम किया। सोचिए, हम लोग तो 2 मिनट 5 मिनट भी ये काम नहीं कर सकते, 2 मिनट के लिए भी अपनी सांस नहीं रोक सकते, वो ऐसे काम करते थे। और यही कारण था कि फ्रैकलैंड को बहुत कम उम्र में उनको फिर पॉइजनिंग हो गई, उसकी वजह से सांस नहीं लेने की वजह से सांस की बीमारी हो गई, और अंत में वो मर गए। लेकिन आज उनके दिए हुए कामों को हम पढ़ते हैं बेटा, और अगर हम उनके कामों को नहीं पढ़ेंगे, अगर हम उन्हें याद नहीं रखेंगे कि फ्रैकलैंड कौन थे, है ना, वूलर कौन थे, बर्थिलॉट कौन थे, बर्जिलियस कौन थे, तो हम कभी भी उसको फील नहीं कर पाएंगे अपने से। तो फील करिए उसको, तभी आप उसको जब भी कभी कोई चीज़ पढ़िए ना, उसके इतिहास के बारे में जानिए। हाँ, बेंजीन आया था, अच्छा केकुले था, केकुले ने क्या किया, मतलब ये आपको इतिहास पता होना चाहिए उसका। और मैं नहीं कहता कि उसको आप रटिए, उसको फील कीजिए, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट पता चले कि हम इस चीज़ को पढ़ क्यों रहे हैं, क्या मकसद है इसको पढ़ने का हमारा। बाकी तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, सब चीज़ें हम उसी तरह से करेंगे। जो एक टीचर का और एक बुक का क्या अंतर होता है बेटा? टीचर हम किसी चीज़ को जिंदा करके बताता है आपके सामने, बुक क्या होती है, बस लिखी रहती है, हमें पढ़ा तो पढ़ा, समझ में आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। आपके लिए ऑर्गेनिक को जिंदा करके खड़ा कर दूंगा, आपके सामने पेश करूंगा, लीजिए ऑर्गेनिक के हाथ मिलाइए इससे, सो जस्ट फील इट। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं, है ना। बात हो गई इसकी, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं पहले। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप किस तरह से स्टडी करने जा रहे हो, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो एक बात तो आप हमेशा ध्यान रखिए, 2 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एक होते हैं जो साइक्लिक होंगे, और एक होंगे जो एसाइक्लिक होंगे। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, 2 तरह के हमेशा हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक। एक होते हैं एसाइक्लिक, या जिसको आप कह सकते हैं बेटा कि वो कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड। एसाइक्लिक और चेन स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसको, एसाइक्लिक और चेन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, मतलब जिसमें रिंग ना हो, वो खुला हो, एसाइक्लिक और चेन स्ट्रक्चर। दूसरा जो है वो हो सकता है कि वो हो साइक्लिक स्ट्रक्चर। मैं आपको बना के दिखाऊंगा, पहले आप एक बार इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 तरह के पॉसिबल हो सकते हैं, एसाइक्लिक हो सकते हैं और साइक्लिक हो सकते हैं। जिनमें कोई रिंग बनी हो, 3, 4, 5 ऐसे रिंग बनी हो, उनको आप जो है वो साइक्लिक में रख सकते हैं, और जिनमें रिंग ना हो किसी भी तरीके की, वो चेन हो कार्बन की, उसको बोलते हैं एसाइक्लिक या चेन स्ट्रक्चर, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर जब आप ए साइक्लिक में पढ़ते हो तो ए साइक्लिक में भी दो तरीके के आप पढ़ते हो बेटा। एक पढ़ते हो, अच्छा विद कार्बन हाइड्रोजन पढ़ सकते हो। देखिए इसमें दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका हाइड्रोकार्बन, ये क्या हो सकता है, हाइड्रोकार्बन। दूसरा हो सकता है, हाइड्रोकार्बन हो गया। दूसरा हो सकता है, ठीक है, दूसरा हो सकता है, आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो कि एसाइक्लिक हेट्रोएटम, एसाइक्लिक हेट्रोकार्बन। मैं बता रहा हूं, एसाइक्लिक हेट्रोकार्बन, या इसको आप फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हैं, एसाइक्लिक हेट्रोकार्बन कंपाउंड्स। बस इतना बोलिए, एसाइक्लिक हेट्रोएटम कंपाउंड्स। और साइक्लिक में भी आप दो बोल सकते हो बेटा। एक बोल सकते हो एलिसाइक्लिक, मैं भी आपको बताता हूं इनका मतलब क्या होता है। एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है आपका एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक होता है, एलिसाइक्लिक में के बाद होता है आपका एलिसाइक्लिक ले सकते हो, और एक आप ले सकते हो बिल्कुल एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक ले सकते हो और एरोमेटिक। और इसके अलावा इन दोनों में, एलिसाइक्लिक में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से नाम लिखने का तरीका बताया होता है बेटा। ये मेरा तरीका है, मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूँ। एलिसाइक्लिक में जो होते हैं बेटा, उसमें दो तरीके के आपको मिलेंगे। एक मिलेगा आपको सैचुरेटेड क्या, एलिसाइक्लिक को बस एक ही तरह से डील कीजिए। एरोमेटिक में आपको दो तरीके के मिलेंगे। एक मिलेगा आपको बेंजीनॉइड, पहले एक बार इसको लिख लेते हैं बेटा, फिर समझाऊंगा मैं आपको। बेंजीनॉइड, एक होता है नॉन बेंजीनॉइड, एक होता है नॉन बेंजीनॉइड। और आप चाहें तो एक और डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, वो है हेट्रोसाइक्लिक। क्या कह सकते हैं, इसी एरोमेटिक में ही कर सकते हैं वैसे तो आप, लेकिन आप अलग भी कर सकते हैं। तो एरोमेटिक में मैं एक और कैटेगरी बना देता हूं बेटा, ये इधर लिख देता हूं ऐसे, हेट्रोसाइक्लिक, TERO, हेट्रोसाइक्लिक। ये तो हमारे देखिए कितनी कैटेगरी बन गई। हम एक बार इसको डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूं एक एक करके। सबसे पहला हो गया हाइड्रोकार्बन, दूसरा हो गया एसाइक्लिक हेट्रोएटम कंपाउंड्स, मतलब जिसमें एसाइक्लिक हो और हेट्रोएटम हो, कार्बन और हाइड्रोजन। इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई हेट्रोएटम भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा कैटेगरी होता है साइक्लिक। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दो तरीके का होता है, एलिसाइक्लिक और एक ये एरोमेटिक। वैसे तो देखिए एलिसाइक्लिक को भी दो तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, बट ऐसे नहीं, हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। हम इसको सिंपल बोल रहे हैं कि एरोमेटिक में हमने बोला है हेट्रोसाइक्लिक, नॉन बेंजीनॉइड और बेंजीनॉइड। एलिसाइक्लिक भी दो तरीके का हो सकता है, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, बट ठीक है, उस तरह से डिफरेंशिएट हम नहीं कर रहे हैं। हम, मेरा अपना अलग तरीका है, मैं आपको उस तरीके से बता रहा हूँ। चलिए अब मेरी बात सुनिए, आपके पास बहुत तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें रिंग बनी हुई है। रिंग का मतलब क्या होता है, जैसे 3 मेंबर्ड रिंग हो, 4 मेंबर्ड रिंग हो, 5 मेंबर्ड रिंग हो, 6 मेंबर्ड रिंग हो, 7 मेंबर्ड रिंग हो, 8 मेंबर्ड रिंग हो, मतलब रिंग बनी हो, या फिर रिंग ना बनी हो। तो अगर रिंग नहीं बनी होगी तो वो आ जाएगा एसाइक्लिक या चेन स्ट्रक्चर, और अगर रिंग बनी होगी तो उसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर एसाइक्लिक है और उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं, या हाइड्रोजन का कोई आइसोटोप ले लीजिए, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, मतलब सिर्फ कार्बन होगा उसके साथ हाइड्रोजन होगा, या फिर कार्बन के साथ ड्यूटेरियम होगा, या फिर ट्राइटियम होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है बेटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन। देखिए, कार्बन के साथ हाइड्रोजन ओनली, कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा केवल, या फिर हाइड्रोजन का आइसोटोप होगा, और कोई नहीं होगा। यहां पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो होगा एंड प्लस हेट्रोएटम भी होगा।
क्या होगा? हेट्रो एटम का मतलब क्या होता है बेटा? हेट्रो एटम का मतलब होता है कि जैसे ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ऐसा कोई एटम हो। रिंग नहीं होनी चाहिए, रिंग होगी तो उसको आप साइक्लिक बोलेंगे। अब एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड क्या होते हैं उससे पहले मैं आपको ये पहले बता देता हूं, उसके बाद उधर आऊंगा। तो ये डिफरेंशिएशन कर लिया। हाँ, बाकी होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक भी होते हैं। होमोसाइक्लिक क्या होते हैं और हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा। बाकी बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड और एरोमेटिक भी आपको पता होना चाहिए। ये आपको तरीका पता होना चाहिए, इससे ही आपको वहां पर पढ़ने को मिलेगा। जब आप पढ़ोगे आगे जो भी चीजें पढ़ोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अपने चैप्टर में, वो सब इन्हीं के हिसाब से पढ़ोगे आप। एल्कीन, एल्केन, एल्काइन ये सब पढ़ोगे आप, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। उसके बाद एल्काइल हैलाइड आ जाएगा, वो इधर हो जाएगा। फिर एराइल हैलाइड आ जाएगा, वो एरोमेटिक हो जाएगा। फिर अल्कोहल आ जाएगा, वो फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे। तो मतलब जो कुछ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ोगे ना, वो इन्हीं क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप कोरिलेट करोगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ दिख रहा है ना सही से? हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है, बिल्कुल सही से दिख रहा है। ठीक है, उधर भी दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको समझाता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको इस तरह से आप लिख लीजिएगा। अब इनमें कुछ नहीं लिखना है, केवल समझना है आपको, केवल इस तरीके से बस नोट कर लेना है आपको।